हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीए बीकॉम 6 सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर है को करिकुलर कोर्स का। ठीक है, पेपर ये मेरे पास जो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन पेपर ये महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 16 तारीख 5वां महीना 2025 को। अभी छठा महीना आपका चल रहा है 2025 में। तो ये एग्ज़ाम होने वाला है 30 जून को। ठीक है, 30 जून का ये बीबीए बीकॉम वालों को हुआ है, तो बीए वालों का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, बीए वालों का एग्ज़ाम होगा 30 जून को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 नंबर के पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए इसको पास करना रहेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको सही करने रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। देखो मैं आपको सारी चीज़ें समझाता चलूँगा, आप मेरी बातों पे देखो आंसर देखने से ज़्यादा ना मेरी बातों पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संचार प्रक्रिया में पहला कदम होता है। तो संचार प्रक्रिया में पहला कदम आपका इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग समझ लो, इनकोडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो प्रेषक होता है यानी कि जो मैसेज भेजने वाला होता है उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो अवधारणा होती है यानी कि उसके विचार अवधारणा या जो भी है उस सबको संदेश में परिवर्तित करता है, वही आपका इनकोडिंग कहलाता है। ठीक है, बस इस बात को याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है कौन हो जाएगा? देखो जो आपका शोर होता है वो संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता, आप सभी को पता है। संचार प्रक्रिया में आपके देखो भेजने वाला होता है और प्राप्त करने वाला होता है और एक संदेश भी होता है, इसके भीतर आपका चैनल भी होता है। ठीक है, ये सब आपका हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है और सभी को वीडियो शेयर कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हम आपके लिए इतना कंटेंट बनाते, मेहनत होती है। ऐसा ही नहीं रहता है ना कि हमने मुँह उठाया वीडियो बना दिया, थोड़ा पेपर सॉल्व करना रहता है, समझना रहता है और मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है। वीडियो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है संचार में प्रतिक्रिया का अर्थ होता है। तो प्रतिक्रिया का क्या मतलब होगा? आप सब खुद एक बार सोच के देखें कि अगर मैंने आपसे कुछ बोला उसके जवाब में आपने मुझसे कुछ बोल दिया, वही प्रतिक्रिया है। तो संदेश का जो जवाब होता है उसी को प्रतिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अमौखिक संप्रेक्षण का उदाहरण है। अमौखिक संप्रेक्षण वो संप्रेक्षण होता है जिसमें आप शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप अपने चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं। जैसे कि ईमेल अगर आप किसी को करेंगे तो उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट संदेश यानी कि कोई ना कोई शब्दों का यूज़ करेंगे। भावनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फ़ोन कॉल पे भी आप बात ही करेंगे। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमौखिक संप्रेक्षण में अमौखिक से आप समझ जाएंगे, मौखिक का मतलब मौखिक संप्रेक्षण, आ लगा दिया तो यानी कि अमौखिक यानी कि बिना मुंह के बात करने वाला संप्रेक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है संचार में शोर का अर्थ होता है। संचार में शोर का क्या अर्थ हो सकता है? संदेश को बिगाड़ने वाली बाधा, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है संप्रेक्षण प्रक्रिया के किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता तक सही रूप से पहुंच जाए। तो ये होता है माध्यम यानी कि चैनल का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि जो संप्रेक्षण प्रक्रिया के किस तत्व का, संप्रेक्षण प्रक्रिया के तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें देखो आपका प्रतिक्रिया होता है, माध्यम होता है और डिकोडिंग होता है, शोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी होते हैं। आपको क्या याद रखना है, मेरी बात समझेंगे। जिस संदेश प्रक्रिया के किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता तक सही रूप से पहुंच जाए। तो जो चैनल होता है, जो माध्यम होता है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है। ठीक है, और आप अपने मुंह के द्वारा जो बात कर रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं ना वो आपका एक चैनल ही है, जो आप जिस मुंह से बोल रहे हैं वो भी एक चैनल का ही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है संदेश को समझने योग्य प्रतीक या भाषा में रूपांतरित करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राइट आंसर आपको लगाना है इनकोडिंग कहा जाता है। मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों को ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है, बहुत स्लोली पढ़ना है। देखो जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं हूँ आज, क्योंकि इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ेंगे यहाँ पे, संदेश को समझने योग्य, संदेश को समझने योग्य जो प्रतीक होते हैं, जो भाषा होती है या भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं। प्रतीक को भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं। जैसे मैंने 3 उंगली का इशारा कर दिया तो इसका कोई मतलब हो जाएगा कि भाई 3 का नंबर मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, या 3 लोग इधर आओ, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे प्रतीक हैं उसको भाषा में रूपांतरित करना इनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कि वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो मन के विचार हैं उसको मैं संदेश में परिवर्तित कर देना, वही आपको इनकोडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम कदम होता है प्रतिक्रिया, यानी कि फीडबैक होता है। मैंने कोई मैसेज भेजा, आपने मुझे उसके बदले कोई रिप्लाई कर दिया, वही अंतिम बात होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला लास्ट मैसेज गुड नाइट, आपने बोल दिया गुड नाइट, सो जाओ, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में किसे अदले बदली किया जाता है। राइट आंसर आप सभी को पता है, संदेश को अदला बदली किया जाता है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको ज़रा भी घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको लिख लिए 7300975835। ऐसी जगह लिखना जहाँ पे आपको याद रहे, और फ़ोन में भी सेव कर लेना स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मुझे यहाँ पे सेंड कर देंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का रहेगा। 30 जून को जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वो इसी नंबर पे आपको मुझे सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन पेपर इसलिए मैंने लेट कराया क्योंकि मेरे पास लेट ही आया है, ठीक है। आप जितना जल्दी भेज देंगे उतना जल्दी मैं आपको आंसर की दे दूँगा। इसी नंबर पर आपको शेयर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौखिक संवाद का उदाहरण है। तो मौखिक यानी कि मुंह से बात करने वाला, तो शरीर की भाषा आपका मौखिक नहीं रहेगा, हाथ के इशारे आपकी क्या रहेगा, हाथ के इशारे भी शरीर की भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखो लिखित सूचना और बोले गए शब्द, इन दोनों में आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लिखित सूचना होती है ना वो भी आपकी एक तरीके से क्या होती है, इस एक तरीके से आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो लगाना है ना वो बोले गए शब्द को ज़्यादा महत्व देना है, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कि अच्छा हाँ देखो लिखित सूचना में ना आपकी हो सकते हैं शब्द हो, लेकिन हो सकते हैं कि प्रतीक भी हों, है ना, मेरी बात समझना। लिखित सूचना में प्रतीक भी आपको लिख के दे सकते हैं, लेकिन बोले गए शब्द आपकी यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन रहेगी, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था तब मैं थोड़ा कंफ्यूज था यहाँ पे कि भाई लिखित सूचना भी तो होती है, लेकिन मेरा ज़्यादा अंदाज़ा इधर ही गया था, और अभी मुझे समझ में भी आ गया कि लिखित सूचना में भाई आपको देखो प्रतीक भी दे सकता है ना, चिन्ह भी दे सकता है। उसके माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसको आप कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, है ना। जैसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, जैसे कहते हैं कि कोड वर्ड में कोई बात लिखी है, इस तरीके से आपसे कोई बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी एक तरीके से लिखित सूचना में ज़रूरी थोड़ी शब्दों का यूज़ हो, तो बोले गए शब्द हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाधा उन शब्दों का प्रयोग करने से होती है जिनका व्याकरणिक अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है शब्दांतरण बाधा होता है, ठीक है। शब्दांतरण बाधा होता है, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे एक बात समझना, शब्दार्थ बाधा मतलब होता है कि जिसे भाषा बाधा के रूप में भी जाना जाता है। एक बात तब ये जो है ना तब उत्पन्न होती है जब संचार में उपयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं या जो प्रतीक होते हैं उनकी व्याख्या जो होती है वो गलत फहमी होती है, यानी कि गलत हो जाती है। आपने कुछ बोला मैंने कुछ समझ लिया, यानी कि आपका जो है ना भाषा ट्रांसलेटर, जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आप हिंदी में बोलते हैं, मैंने इंग्लिश में जो वर्ड बोले वो क्या हुआ, आपने उसका गलत मतलब समझ लिया, है ना। आपने हिंदी में बोला मैंने उसका गलत मतलब समझ लिया, तो उसी को शब्दांतरण बाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांतरण बाधा कहते हैं, सी करेक्ट आंसर रहेगा। शब्दों में जो बाधा रहे उसी को शब्दांतरण बाधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है जब प्राप्तकर्ता वातावरण में उच्च घन ध्वनियों के कारण विचलित होता है तो यह किसका उदाहरण है। राइट आंसर आपको लगा देना, ये शोर का उदाहरण होता है, भाई सभी को पता है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि संदेश
और प्राप्तकर्ता के बीच साझे किए अनुभवों, रुचियों, संदर्भों की कमी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है मानसिक बाधा कहा जाता है भाई, बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या लिखित शब्दों का प्रयोग संचार को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे मौखिक संचार ही कहेंगे। 2 या 2 से अधिक लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मौखिक संचार, जाहिर सी बात है सी करेक्ट आंसर है। इसी तरीके का आपको क्या करना है भाई, आंसर लगाने हैं। ठीक है, और आप मुझे थैंक यू बोलना जब आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, अभी मत बोलना, पेपर अच्छा जाए तब आके मुझे थैंक यू बोलना। ठीक है, 31 तारीख के बाद के जो कमेंट्स होंगे वो आप सभी से मुझे रियल चाहिए कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। इस ही क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है जहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर सही किया है। क्वेश्चन नंबर, व्यापारिक और आधिकारिक संदर्भों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आमतौर पर किस प्रकार का संचार उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है लिखित संचार होता है। ठीक है, व्यापार में क्या होता है जो है आपका लिखित संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है अखबार, रेडियो और टीवी जैसे परंपरागत मीडिया चैनलों के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो इसको जन संचार कहते हैं। ठीक है, अखबार रेडियो में जनता तक ही तो संचार जा रहा है तो वो जन संचार हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि चित्र, ग्राफ और तस्वीरों के द्वारा सूचना पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना दृश्य संचार। ठीक है, इसका हो जाता है दृश्य संचार। 17 का बी करेक्ट है। देखो, चित्र, ग्राफ और तस्वीरों को देखेंगे आप, है ना, तो देखने को इंग्लिश में कहते हैं दृष्टि, यानी कि विजुअल। तो जैसे कहते हैं ना आई एम, जैसे लाइव वीडियो मैंने स्टार्ट की, एम आई विजिबल फॉर यू टू यू, एम आई विजिबल टू यू, इस तरीके से कहते हैं ना, यानी कि मैं आपको दिख रहा हूँ क्या, तो दृष्टि से ही संबंधित है। तो चित्र को आप देख के समझते हैं तो ये हो जाएगा दृश्य संचार हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरा देखो मैं थोड़ा ना उतने बेहतर तरीके से शायद आपको ना समझा पाऊँ जितने बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें मैं धीरे धीरे इम्प्रूव लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके सामने भी नहीं हूँ, है ना, मैं सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपके सामने आने का प्रयास करूँगा तब मैं और बेहतर तरीके से समझा सकूँगा, क्योंकि मेरे जो हाथ पैर के हाथों के जो मूवमेंट है ना वो आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं हाथों को अपने साथ साथ मूवमेंट कर रहा हूँ ये सोच के कि आप मुझे देख रहे हो। तो वो एक चीज़ बन जाती है कि जब तक मेरे पास कोई बोर्ड नहीं आएगा मैं यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से और नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संचार में स्पष्टता का क्या अर्थ होता है? तो स्पष्टता का मतलब आप सभी को पता है कि सरल और सामान्य समझने योग्य भाषा का प्रयोग। ठीक है, सरल और समझने योग्य भाषा का प्रयोग ही स्पष्टता कहलाता है। एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी को याद रखनी है, इसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, यानी कि इसी वाले क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान है तो पहले इधर मेरी तरफ ध्यान करो। क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। आंसर आ रहा है तो लगा देना है, नहीं आ रहा है तो मेरी बात सुन लो। आपको पहला ऑप्शन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। पहला पढ़ा जटिल भाषा का प्रयोग। जटिल भाषा का प्रयोग ये एक ही तो बात है। जैसे आपने कहा घर जाओ, ठीक है, तो घर जाओ ये इतने शब्दों में सिर्फ एक ही तो बात है। तो यहाँ पे जटिल भाषा का प्रयोग, यहाँ पे है सरल और समझने योग्य भाषा। सरल एक बात, समझने योग्य भाषा दो बात, यानी कि यहाँ पे दो बात हो चुकी है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा सामाजिक शब्दावली का प्रयोग, सामाजिक शब्दावली एक ही तो बात है। रुकों का प्रयोग ये भी एक ही बात है। तो जिस क्वेश्चन में दो बात आपसे कह दी जाए, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपसे कोई बात कह दी जाए, तो वही वहाँ का ऑप्शन करेक्ट होता है। ये 95% बात सही है। एक ट्रिक बताऊं, जिस ऑप्शन के बीच में और आ जाए देखने को वही ऑप्शन आपका सही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम का। ठीक है, 3 साल हो चुका है मुझे यूट्यूब पे, और 3 साल मेरा बीए का, तो 6 साल का एक्सपीरियंस आप मान लो। हालांकि उस टाइम पे मुझे ये सब पता नहीं था, जब मैं आपका मैं खुद बीए कर रहा था, जब मुझे नहीं पता था ये, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते कराते हो चुका है। ठीक है, तो आप याद रखना, ये आपका यहाँ पे इस तरीके का करेक्ट आंसर आता है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संचार में संक्षिप्तता का क्या अर्थ होता है? तो संचार में संक्षिप्तता का अर्थ होता है संक्षेप में मुद्दे पर रहना। ठीक है, अच्छा देखो,
अब यहाँ पे आप मेरे से एक बात कह सकते हो कि सर यहाँ पे आपने बोला था कि और बीच में आ जाए तो वही ऑप्शन करेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया ना, क्योंकि 95% सही रहता है। अगर इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे ना तो 10 में से 9 तो 100% सही रहेंगे। इस बात को याद रखना, बस एक ही क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो संचार में संक्षिप्तता का अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्तता का मतलब होता है कि किसी भी बात को छोटे करके लिख देना, तो संक्षेप में मुद्दे पर रहना, ठीक है, यानी कि कम शब्दों में बात को समझा देना। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है प्रभावी संचार को कौन सा सी सटीक और त्रुटि मुक्त होने पर केंद्रित है? तो प्रभावी संचार को देखो, सबसे पहले ये जानो कि प्रभावी संचार के कितने सी होते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा सी, तो कौन सा सी का मतलब है कि कितने सी हैं भाई, ये तो बताओ। तो प्रभावी संचार के ना भाई 7 सी होते हैं। 7 सी का मतलब ये होता है कि सी से शुरू होने वाले 7 ऐसे शब्द हैं जो संचार को प्रभावी बनाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब 7 सी में आप इन सबको लिख लेंगे, सबसे पहले बहुत काम आने वाला है, आगे तक काम आएगा। तो प्रभावी संचार के 7 सी होते हैं, इसमें लिखना पहला होता है आपका क्लियरिटी। क्लियरिटी का हिंदी में मतलब होता है स्पष्टता, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब होता है कंसाइसनेस, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसको कम शब्दों में आप क्या कहें बता दें। कंसाइसनेस का मतलब होता है कि संक्षिप्तता, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात को कहना। इसके बाद होता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि ठोसता, आप जो बात कर रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, जब आपका संचार प्रभावी रहेगा। 3 बात हो गई। चौथा लिखेंगे यहाँ पे करेक्टनेस, यानी कि हिंदी में मतलब होता है शुद्धता। करेक्टनेस यानी कि आपने जो बात बोली है वो सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप झूठ वूठ बोल रहे हैं और अपनी बात को सही साबित करना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे काफ़ी जगह गलत हो जाती है। तो करेक्टनेस होना चाहिए चौथा। 5वां आपका होना चाहिए यहाँ पे सुसंगता। सुसंगता मतलब होता है कि कोहेरियंस, ठीक है। इसके बाद होता है आपका पूर्णता, यानी कि कंप्लीटनेस, ठीक है। कंप्लीटनेस इसका बाद में लिख लेना। पूर्णता मतलब होता है कि आप अपनी बात को पूरी करेंगे, कम शब्दों में ठोसता से बात करेंगे, क्लियर शब्दों का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, पूरी बात को करेंगे, आधी अधूरी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार को इंग्लिश में कहते हैं कोर्टेसी, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्टेसी कहते हैं। तो ये प्रभावी संचार के 7 सी होते हैं। अभी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि संचार का कौन सा सी जो है वो सटीक और त्रुटि रहित होता है। तो सटीक और त्रुटि रहित आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्टनेस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख भी रहा है सटीक और विश्वसनीय। डी आपका करेक्ट आंसर है। और मेरी ट्रिक के हिसाब से भी देखेंगे तो और आपको आ जाएगा। इंग्लिश में एक ही मतलब है, हिंदी में 2 मतलब करके दे दिए। ये डिस्क्रिप्शन में हमें बताना चाहता है कि भाई यही एक राइट आंसर है, इसी को आप ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि संचार में शिष्टाचार से क्या बढ़ावा दिया जाता है? संचार में शिष्टाचार से, यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना 7 सी में एक कॉर्टेसी होता है, तो शिष्टाचार से क्या बढ़ावा दिया जाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लाना है शिष्टाचार और सम्मान, ठीक है। शिष्टाचार और सम्मान दिया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो और जो है ना एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे भी है, तो इन 3 जगह या फिर 2 जगह आपको डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन दे दिया जाए तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही रहता है। इतना तो आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है संचार में सहमति का क्या अर्थ होता है? तो सहमति का अर्थ होता है विचारों और रायों में सहमति। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी आपको देखो और देखने को मिला है, लेकिन असहमति आपका यहाँ पे समझ सकते हैं आप नहीं होगा। तो विचारों और रायों में सहमति, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि कौन से श्रवण कौशल में वक्ता के प्रति वास्तविक रुचि और चिंता दिखाना शामिल होता है? राइट आंसर आपको लगाना है संवेदनशील श्रवण होता है, यानी कि भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के श्रवण में श्रोता केवल उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पूर्वधारित धारणाओं को साबित करते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है चयनात्मक श्रवण, ठीक है, यानी कि सिलेक्टिव लिसनिंग। आपने मुझसे सारी बात बोली लेकिन मैंने आपकी बकवास नहीं सुनी। आप बस मैं वही सुनूंगा जो मुझे ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे आपको जवाब देना है। यही आपका कहता है चयनात्मक श्रवण, यानी कि आप चयन करके सुन रहे हैं कि आपको क्या बात सुननी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि किस श्रवण कौशल में श्रोता को वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए उचित प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपको सक्रिय सुनना पड़ेगा, यानी कि जो भी वक्ता बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तब आप क्या करेंगे, उसके जो प्रश्न होते हैं उसको सही क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं,
ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहानी बता दी, पूरी मुग़ल की कहानी बता दी, फिर मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ, तो तुम मुझसे कह रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बाबर ने बताओ सबसे पहला युद्ध किसके साथ लड़ा। अब तुम क्या कह रहे हो मुझसे कि सर बाबर कौन था। तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो ना, तो आपको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया ना कि बाबर ने सबसे पहला युद्ध किससे लड़ा, तो आपको मुझे बताना है कि सर 1526 में लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। इस तरीके से आपको मुझे बता देना है। तो यही आपका एक एक्टिव लिसनिंग का काम होता है कि मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपने मेरी ध्यान से सारी बात सुनी है, तो आप मेरा उसका आंसर बता सकते हो। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि मेरा ना एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं आपको कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, MCQ कराऊंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जीके का मेरा भी प्लान था, लेकिन जीके नहीं, मैं सिर्फ रीजनिंग आपको अभी कराऊंगा। उसके बाद मैं जीके वगैरह सब लेके आ जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल आप क्या करेंगे, इस चैनल पर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, हमारी तरफ थोड़ा शोर ज़्यादा होता है क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पे जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो अब मैं उस टाइम पे जब ट्रैक्टर हमारे रास्ते से गुजरेगा तो मैं शांत हो जाऊँगा, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, या मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि पराभाषा विज्ञान से क्या संबंधित है, क्या संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। वोकल क्यूज और गैर पारिभाषिक ध्वनियाँ, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपको और देखने को मिला है सी ऑप्शन में, तो इसी तरीके से आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पराभाषा वैज्ञानिक संचार का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है, सहमति दिखाने के लिए सिर हिलाना, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सी पराभाषा वैज्ञानिक विशेषता आवाज़ की ऊंचाई या कमी से संबंधित है। राइट आंसर आपको इसका करना है कि ताल, ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पराभाषा वैज्ञानिक विशेषता वाक्य की गति या चाल से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है गति, डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि संचार में चुप्पी का उपयोग करना किस पराभाषा वैज्ञानिक विशेषता का उदाहरण है। राइट आंसर आपको लगाना है क्रोनोमिक्स का होता है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है इंट्रोड्यूस शब्द किस शब्दांश पर बल दिया गया है। इंट्रोड्यूस शब्द में किस शब्दांश पर बल दिया गया है। तो ड्यूज पर दिया गया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस, सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है प्रश्नीय कौशल शिवास तौर से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। प्रश्नीय कौशल शिवास तौर पर किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपको लगाना है इन सभी में हो जाएगा, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षा। एक बात याद रखेंगे, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन हो वो आपका ऑप्शन ज़्यादातर करेक्ट रहता है, 95% रहता है। इसी तरीके से जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी आपको देखने को मिलता है ना, वहाँ पे आपकी 85% बात सही रहती है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो डी ही लगा देना, मेरे कहने से आपको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक आध क्वेश्चन गलत होगा, उसके अलावा इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप कहोगे कि सर भैया धन्यवाद आपका, आप कहाँ थे इतने दिन से प्रभु, ऐसे करके आप मुझसे बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि ओपन एंडेड प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ओपन एंडेड प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर आपको लाना है विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि आप ओपन एंडेड प्रश्न का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लो जिसका बहुत ज़्यादा लंबी बातों में आंसर हो जाए, ठीक है, मतलब एक शब्द में आपका आंसर ना रहेगा। ओपन एंडेड यानी कि वो ओपन है एंडेड होने के लिए, यानी कि उसको खोल दिया है, तो विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। आप लंबी बात में हमें अपना आंसर समझा सकते हैं, इस तरीके से भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे करा, निम्न में से कौन सा प्रश्न एक खुला प्रश्न है। तो खुला प्रश्न क्या हो सकता है, देखो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तुम्हारा वीकेंड कैसा था, हाउ वॉज योर वीकेंड, ठीक है, आपका वीकेंड कैसा था। इस तरीके के हम कह सकते हैं ना क्वेश्चन, तो ये आ जाता है किस तरीके के। अब इसमें आप मुझे डिस्क्रिप्शन आप समझाओगे कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। क्या बाहर बारिश हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बाहर बारिश हो रही है। आप कह दोगे नहीं या हाँ, बात ख़त्म। इसके बाद क्या तुमने रिपोर्ट पूरी की, हाँ, है ना, हाँ के साथ कह सकते हो मैंने रिपोर्ट पूरी की, लेकिन आप यस नो कर सकते तो भी मैं समझ जाऊँगा। क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, मैं कहूँगा यस नो, तो आप समझ सकते हो आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते हो तुम्हारा वीकेंड कैसा था, मैंने कहा, तो मैं ये नहीं कहूँगा यस।
कैसा था, यस। कैसा था भाई, मैं कहूँगा यस, तो वो समझ में थोड़ी ना रहा कि यस क्या होता है। आप मुझे समझाओगे कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये खाया था, वो खाया था, वहाँ घूमा था, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कौन सा प्रश्न एक विस्तृत उत्तर प्रेरित करता है। बंद प्रश्न, हाँ नहीं प्रश्न। तो बंद प्रश्न और हाँ नहीं प्रश्न एक ही होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी एक ही होता है, ये तीनों एक ही होते हैं। लेकिन खुला प्रश्न जो होता है ना आपका, ये विस्तृत प्रेरित करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रोबिंग प्रश्न पूछते समय आपको किससे बचना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, एक साथ कई प्रश्न पूछने से बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईमेल विषय पंक्ति का कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है इमोटिकॉन शामिल करना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा देखो, एक बात ये रहेगी, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन डाउनलोड करना है और ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड कर ही लेना, आपका एग्ज़ाम लगा है 30 जून का, या आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक जो है यानी कि पेपर का डायरेक्ट लिंक है जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। लिंक पे क्लिक करते ही आप पेपर पे पहुंच जाओगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और वीडियो पूरा देखने के बाद ही इसको डाउनलोड करना है आपको। और क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करना है एक बार, और आप मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक का भी यूज़ कर लेना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी कि हाँ भाई किस तरीके का क्वेश्चन पेपर है, किस तरीके का आएंगे। और पूरा प्लेलिस्ट मैंने कम्युनिकेशन स्किल पर बना रखा है, उसको एक बार जाकर देख लेना। कम से कम 10 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पे रहेंगी। एग्ज़ाम में जाने से पहले सारी वीडियोज़ को देख लेना, शेयर ज़रूर कर देना, अपने तक ही मत रखना। उन वीडियो के अंदर ही आपके इतने बेहतर बेहतर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं कि वहीं से आपका सारा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, 100 में से 60 से 80 कह सकते हैं ना, 60 से 80 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतने ही आपको बस सही करना है, ठीक है। 40 ही आपको सही करना है, समझ रहे हो। बाकी तो आप कर ही लोगे, इतना तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कराया कि एक औपचारिक ईमेल के प्रारंभ में क्या शामिल होना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है स्पष्ट और शिष्ट वाक्य होना चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और आ रहा है बीच में, समझ जाओ, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बात और याद रखना, देखो जैसे यहाँ पे स्पष्ट और शिष्ट वाक्य आ रहा है ना, और आ रहा है बीच में, इस तरीके से या भी आ रहा है बीच में, तो या का मतलब भी होता है कि ये या फिर ये। तो इस तरीके से भी आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही साथ आ जाए तो ज़्यादा प्राथमिकता आपको और वाले को ही देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है एक औपचारिक ईमेल को समाप्त होने का सही तरीका क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, क्या लगाना है भाई, आपका विश्वास पूर्वक, ठीक है, योर सिंसियरली, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ईमेल लेखन में किस सामान्य गलती से बचना चाहिए। तो राइट आंसर आपको लगाना है संक्षेप और स्पेलिंग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। स्लैंग का उपयोग करना है, संक्षेपों और स्लैंग का उपयोग करना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है स्मॉल टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्मॉल टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी को मैंने बताता आ रहा हूँ, तालमेल स्थापित करना और संबंध बनाना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है, आपको बताता आ रहा हूँ, जहाँ भी आपको ट्रिक नज़र आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो एक साथ दो ऑप्शन आ जाए डिस्क्रिप्शन वाले, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन आया डिस्क्रिप्शन वाला, वहाँ पे 95% सही रहता है, वही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सा विषय स्मॉल टॉक के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर आपको क्या लगाना है यहाँ पे इसका, नई फिल्में और किताबें, ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है स्मॉल टॉक के किसी दूसरे व्यक्ति में रुचि दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है खुले प्रश्न पूछकर, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि कौन सा अशाब्दिक संकेत छोटी बातचीत के दौरान सहभागिता दर्शाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सिर हिलाकर मुस्कुराना, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है। राइट आंसर आपको लाना साधारण व्यापार बैठक में, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक उत्साही और क्या कह रहा है कि ऊर्जावान होता है। अच्छा ऊर्जावान होता है, राइट आंसर आपको लगाना बाहिरमुखी, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। किसी व्यक्तित्व गुण से संगठित विधानमान और विवरण मुद्रित होने की संबंधिता होती है। राइट आंसर आपको लगाना है जागरूकता। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है कि किसी व्यक्तित्व प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और नए अनुभवों के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है। राइट आंसर आपको लगाना है खुलापन कहते हैं। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किसी व्यक्तित्व गुण से शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिरोधी होने को संबंध होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है भावनात्मक स्थिरता। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि किस व्यक्तित्व प्रकार को संरक्षित, अंतर्दृष्टिपूर्ण और एकांत पसंद होता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है अंतर्मुखीता। ठीक है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बचपन में व्यक्तित्व होता है। तो बचपन में व्यक्तित्व जो है आप सभी को मैंने अभी बताया था कि उपरोक्त सभी का ऑप्शन आप ज़्यादातर करेक्ट रहता है। तो अंतर्मुखीता, बाहिर्मुखीता, उभयमुखीता होता है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है रूढ़ियाँ और पूर्वग्रह। डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो डिस्क्रिप्शन मोड में है और आपको देखने को मिल रहा है इस वाले ऑप्शन में भी। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है एक बालक के व्यक्तित्व को मापने की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। राइट आंसर आपको इसका लगा देना है कि प्रक्षेपी विधि होता है, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड होता है। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। राइट आंसर आपको लगाना है जुंग ने किया है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है कि ड्रेस और सक्सेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका क्या लगाना है विभिन्न अवसरों के लिए उचित तरीके से पहनना। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित तरीके से पहनना क्यों महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपको लगाना है अच्छा पहला प्रभाव डालने के लिए। ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या कहता है कि निम्न में से एक औपचारिक व्यावसायिक मीटिंग के लिए सही पहनावा क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है कि पुरुषों के लिए सूट और टाई, महिला के लिए हो जाएगा व्यावसायिक सूट। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ट्रिक के हिसाब से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मोड में आपको ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि व्यावसायिक कैजुअल पहनावा सामान्यतः क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है औपचारिक और आरामदायक परिधान का मेल। सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है ड्रेसिंग फॉर सक्सेस में ग्रूमिंग का क्या महत्व है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 59 का, यह आपके समग्र रूप को निखारता है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कहता है कि कौन सी हेयर स्टाइल एक औपचारिक दिखने से जुड़ी होती है। राइट आंसर यहाँ पे आपको किसका क्या लगाना है स्लीक अप टू होती है। ठीक है, स्लीक अप टू होती है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है कि आप एक चमकदार हेयर स्टाइल के लिए घुंघराले बालों और उड़ने वाले बालों को कैसे कम कर सकते हैं। राइट आंसर आपको इसका क्या करना है लगाना है कि थोड़ी सी हेयर ऑयल या फिर सीरम का उपयोग कर सकते हैं। बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि निर्धारित कलर बनाने के लिए कौन सा हेयर टूल सबसे अच्छा है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है कि कलरिंग आयरन हो जाता है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि हेयर स्टाइलिंग में ब्लो आउट का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है एक पेशेवर हेयर स्टाइलिंग तकनीक। भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है कौन सा हेयर कलर अक्सर क्लासिक माना जाता है और औपचारिक स्थितियों के लिए उपयुक्त होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है जेट ब्लैक होता है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कह रहा है कि आमने सामने साक्षात्कार का एक मुख्य लाभ क्या है। राइट आंसर आपको क्या लगाना है प्रत्यक्ष संपर्क और आपसी तालमेल। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार में
निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है? राइट आंसर आपको इसका लगाना है स्पष्ट संचार में बाधा आ सकती है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है टेलीफोनिक साक्षात्कार की तुलना में वीडियो साक्षात्कार का एक लाभ क्या रहेगा? राइट आंसर है कि प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत होती है। ठीक है, राइट आंसर आपको लगाना है 68 क्वेश्चन नंबर में साक्षात्कार में शुरुआत बयान का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लाना है संबंध स्थापित करना और माहौल निर्धारित करना, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है कि साक्षात्कार के दौरान सक्रिय रूप से सुनना क्यों महत्वपूर्ण होता है? करेक्ट आंसर आपको इसका लगाना है समझने और प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कि साक्षात्कार के समापन के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए? राइट आंसर है कि मुख्य बिंदुओं का संक्षेप और अगले कदम संरक्षित करें, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि समूह चर्चा का प्रभावी पहलू कौन सा है? तो राइट आंसर आपको लगाना है कि दूसरों को सक्रिय रूप से सुनता। ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी को किससे बचना चाहिए? करेक्ट आंसर आपको लगाना है असामान्यजनक या फिर असभ्य होने से, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है कि समूह चर्चा का निष्कर्ष कैसे किया जाना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है मुख्य बिंदुओं को संक्षेपित करके। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है कि नौकरी का साक्षात्कार आमतौर पर कितना लंबा होना चाहिए? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 60 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम कितना लंबा होना चाहिए? 60 मिनट का, कम से कम 30 मिनट का। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, हमारा एक फेसबुक चैनल भी है। ठीक है, यानी कि फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमारे जो PDF अपलोड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो देख सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पे आपको MCQ रिलेटेड क्वेश्चन में आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होते हैं वही आपसे पूछता रहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इन सारे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर भी हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि रिज्यूम का उद्देश्य क्या है? रिज्यूम का उद्देश्य होता है नौकरी के साक्षात्कार के लिए, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि रिज्यूम में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है रुचियों की सूची, कार्य अनुभव, कौशल और योग्यता होनी चाहिए, संपर्क जानना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कह रहा है, एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन नंबर 78 ही आ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कह रहा है कि कौन सा रिज्यूम प्रारूप सामान्यतः कार्य अनुभवों को उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको इसका लगाना है कालगत रिज्यूम होता है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या कह रहा है? रिज्यूम के लिए आदर्श लंबाई क्या होनी चाहिए? तो रिज्यूम के लिए आदर्श लंबाई जो होनी चाहिए ना मेरे भाई, वो एक पृष्ठ होनी चाहिए, इनके एक पेज में आपको होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है कि रिज्यूम पर पिछले कार्य अनुभवों का वर्णन करते समय कौन से काल का प्रयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर आपको इसका लगाना है भूतकाल का। ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि रिज्यूम में पिछले कार्य अनुभवों का वर्णन करते समय आपको देखो भूतकाल का यूज़ करेंगे ना। चलिए, सब चीज़ आपको पता है, मैं सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आपको पेपर मिल जाएगा, सॉल्व ज़रूर कर लेना वीडियो देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 81 है कि लिंक्डइन प्रोफाइल फ़ोटो कैसा होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपको इसका लगाना है पेशेवर हेडसेट में होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या 82 पर कनेक्शन अनुरोध को व्यक्तिगत कैसे बनाएं? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लेना है साझा हेतु या कनेक्शनों का उल्लेख करें। ठीक है, यहाँ पे देखो या देखने को मिला है, तो ये भी डिस्क्रिप्शन मोड में ही है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है लिंक्डइन पर पोस्ट करने के लिए सर्वोत्तम प्रथा क्या है? राइट आंसर आपको इसका क्या लगाना है?
आप सभी एक बार कमेंट बताएंगे। प्रासंगिक हेडसेट का उपयोग करें, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे क्या कह रहा है, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने की अनुशासित अवधि क्या है। करेक्ट आंसर आपको क्या लगाना है मेरे भाई, करेक्ट आंसर लगाना है हर कुछ महीने में, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है कि लिंक्डइन कनेक्शन के साथ कैसे जुड़ें। करेक्ट आंसर आपको लगाना है जब, एक सेकेंड, हाँ, उनकी अपडेट को लाइक, टिप्पणी और साझा करके, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे क्या कह रहा है कि मुस्कान आमतौर पर किससे जुड़ी होती है। तो मुस्कान जो जुड़ी होती है ना, मुस्कान मतलब आपके चेहरे की स्माइल दोस्ती से जुड़ी होती है, ठीक है। ये मुस्कान वो नहीं है जो नीले ड्रम में बंद कर देती है, समझ रहे हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज में क्रॉस्ड आर्म क्या संकेत देते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है कि संरक्षण देते हैं। 87 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इशारा अक्सर रुचि की ओर संकेत करता है। राइट आंसर आपको लगाना आगे की ओर झुकना, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है बातचीत के दौरान तेज आंख झपकाना क्या दर्शाता है। घबराहट को दर्शाएगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बातचीत के दौरान मजबूत नज़रों से संपर्क बनाए रखने की सामान्य व्याख्या क्या है। राइट आंसर आपको लाना ईमानदारी, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कह रहा है प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत अंतरिक्ष और दूरी का अध्ययन, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे क्या कह रहा है, हैप्टिक्स का सही अर्थ क्या है। हैप्टिक्स का सही अर्थ होता है स्पर्श संचार का अध्ययन, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि ऑक्यूलेसिक्स मुख्यतः किस प्रकार पर केंद्रित है। ये क्वेश्चन आपको मैंने काफ़ी बार कराया है। नेत्रों के व्यवहार और नेत्र संपर्क का अध्ययन होता है ऑक्यूलेसिक्स, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी से पूछा जाएगा, याद रख लेना। ऑक्यूलेसिक्स मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, नेत्रों के व्यवहार और नेत्र संपर्क का अध्ययन से, सी करेक्ट आंसर है। नेत्र से संबंधित है कुल मिला के ये बात है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि पराभाषा का अर्थ क्या है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है बोले गए शब्दों के अलावा मुखर ध्वनियों और विशेषताएं, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन पराभाषा के उदाहरण है। राइट आंसर आपको क्या लगाना है 95 का, आवाज़ की ध्वनि हो जाता है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि काइनेसिक्स मुख्य रूप से किसके अध्ययन से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है कि शरीर की भाषा से है, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा काइनेमिक्स का उदाहरण है। तो काइनेमिक्स का उदाहरण होता है आँखों से संपर्क, ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे क्या कह रहा है, सांकेतिक भाषा क्या है। तो सांकेतिक भाषा होती है इशारों का उपयोग करके गैर मौखिक संचार का एक रूप, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कह रहा है कि बाधिर समुदायों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सांकेतिक भाषा कौन सी होती है। राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है अमेरिकी साइन भाषा, ठीक है, ASL कहते हैं, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे कह रहा है कि रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं। रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं, तो क्रोमेटिक्स कहते हैं, एक करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे, ठीक है। इनडायरेक्टली कर लो या डायरेक्टली कर लो, हमें सपोर्ट करोगे। तो भाई हमें सपोर्ट करना अगर आप चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना और दुआ ज़रूर करना साथ में, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए, ये मेरी दिल से कामना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।